नमस्कार। गृह विज्ञान विषय के इस मेरे व्यक्तिगत YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। इससे पहले का जो जस्ट वीडियो आपने देखा है, उसमें आपने अध्ययन किया था कि विटामिन्स जो हैं वो क्या हैं, उनकी खोज किसने करी है और क्या उनके मुख्य मुख्य कार्य हैं। इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। और आज के इस वीडियो में हम उस पुराने ही वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, जो उसका बचा हुआ पार्ट था, कि हमने पहले उसमें यह भी अध्ययन किया कि विटामिन्स का वर्गीकरण क्या होता है। तो विटामिन्स को मुख्य रूप से दो मोटे वर्गों में बांटा गया है। एक होता है वसा घुलनशील विटामिन और दूसरा है जल घुलनशील विटामिन। तो जो वसा घुलनशील विटामिन्स हैं उसके बारे में हमने पहले चर्चा करी कि वसा घुलनशील जो विटामिन है उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर में स्टोर भी हो जाते हैं। क्योंकि वसा घुलनशील जो विटामिन है उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वे बॉडी में स्टोर हो सकते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जो वसा कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर संग्रहित हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि जल घुलनशील विटामिन की बात की जाती है तो जल घुलनशील जो विटामिन होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में मिल जाते हैं। तो जब भी हम इसको इनटेक करते हैं तो ये हमारी बॉडी में एक्टिविटी करते हैं और उसके पश्चात ये शरीर में जमा नहीं हो पाते, अर्थात इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये पानी में घुलनशील है, इसलिए ये वाटर के द्वारा शरीर से एक्सेस अमाउंट अगर लिया है तो वो वाटर के द्वारा निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उन्हें डेली इनटेक करना होता है। डेली जो ICMR द्वारा दैनिक प्रस्तावित मात्राएं बताई गई हैं व्यक्तियों के लिए, तो वे मात्राएं हमें डेली लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज हमने ले लिया और कल स्किप कर दिया, 2 दिन बाद फिर ले लिया, तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के जो फंक्शन है वे प्रभावित हो सकते हैं। इसी के विपरीत जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर आपने डेली अगर किसी कारण से नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं तो क्योंकि वो स्टोर है बॉडी के अंदर तो इतना अधिक प्रभाव नहीं होता है। फिर भी जो डेली हमें रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं उतना तो हमें कंज्यूम करना ज़रूरी होता है। तो जल विलय अगर विटामिन्स की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि इन्हें रोज़ लेना होता है, हमारे शरीर में भोजन की ज़रूरतों को पूरा कर लेने के बाद हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है और जितने भी अतिरिक्त मात्रा में ये विटामिन्स बचते हैं वे सब यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं। अब वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन्स आते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जितने भी होते हैं, B1 से B12 तक होते हैं। इसमें देखिए B1 जो विटामिन है उसे थायमीन बोला जाता है। आपको इनके नाम भी याद रखने होंगे, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, B2 को क्या कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि बी कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल्स बताइए, या फिर जो B1 विटामिन है उसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो इसलिए इनके जो रासायनिक नाम है वो भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो विटामिन B जो है वो थायमीन के नाम से जाना जाता है, B2 दैट इज़ राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन नाम का विटामिन है। फिर इसके बाद B5 आता है जिसे पेंटाथिनिक एसिड बोला जाता है। पेंटाथिनिक, पेंटा मतलब 5, पेंटाथिनिक एसिड। इसके अलावा विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, विटामिन B7 बायोटीन बोला जाता है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कई ऐसे प्रोडक्ट निकल रहे हैं जिसमें बायोटीन प्रोटीन को बहुत एम्फेसाइज किया जाता है, बायोटीन विटामिन को। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बायोटीन जो होता है हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा विटामिन है, B7। इसके अलावा B9 की अगर बात की जाए तो ये होता है फॉलिक एसिड। इनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे।
फॉलिक एसिड जो होता है यह बॉडी में आयरन की कमी को, डेफिशिएंसी को होने से रोकता है। इसके अलावा है विटामिन B12। B12 जो है इसे साइनोकोबालामीन के नाम से भी जाना जाता है। और B12 की अगर डेफिशिएंसी हुई है शरीर में तो इससे एक अलग ही प्रकार का एनीमिया होता है जिसे हम परनीशियस एनीमिया के नाम से जानते हैं। और फिर आता है विटामिन C, जिसको हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C जो होता है ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है भोजन के द्वारा, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, क्योंकि विटामिन C जो होता है यह रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स में होता है। अगर हमने कुकिंग कर दी है वेजिटेबल्स की या फ्रूट्स की तो विटामिन C जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो विटामिन C के कंजप्शन की जब बात होती है या विटामिन C को कैसे इनटेक किया जाए तो वो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रॉ ही लेने होंगे और आपको ऐसे सोर्सेस तलाशने होंगे जिसमें विटामिन C की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट का विटामिन C वाला सोर्स अगर हम लेते हैं तो वो कम अमाउंट इनटेक में ही उसकी जो रिक्वायरमेंट पूरे एक दिन की बताई गई है वो पूरी हो जाती है। और अगर वर्तमान समय की आप बात करते हैं, जैसे अभी आप कोरोना काल चल रहा है, इसमें आए दिन आप अलग अलग तरह के हेल्थ से रिलेटेड या न्यूट्रिशन से रिलेटेड आर्टिकल आपने देखे भी होंगे और पढ़े भी होंगे। तो उसमें हमेशा एक ही बात को बहुत अधिक रिपीट किया जाता है कि किस तरह से शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए या किस तरह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए। तो विटामिन C जो होता है ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमें फूड द्वारा विटामिन C का इंटेक डेली इंटेक करना ज़रूरी है। डेली क्यों करना ज़रूरी है इसके बारे में हमने चर्चा करी, क्योंकि विटामिन C जो है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बॉडी में इसका स्टोरेज नहीं होता है। अगर एक दिन आपने इसकी मात्रा ज़्यादा ले ली है और हम ये सोचे कि 2 दिन तक काम चल जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो वाटर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो डेली जो रिक्वायरमेंट बताई गई हैं उसे फुलफ़िल करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो इस प्रकार आज आपने कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के नाम आपने देखे हैं। इन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के नाम और उनके रासायनिक नाम आपको लर्न करने होंगे और फिर इन्हें हम विस्तार से अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।